हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ेंगे। कहने का मतलब है आपका यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो सिलेबस है वो दो भागों में कैटेगराइज है, यानी कि दो भागों में बटा हुआ है। पहले जो हमारे लगभग 10 टॉपिक हैं वो हमारे सोशोलॉजी से हैं और बाद के जो 10 टॉपिक हैं वो आपके मेडिकल लाइन से हैं। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों को जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट हमारा है 10 चैप्टर का वो कठिन लगता है और मेडिकल वाला तो जनरली सबका ही आसान लगता है। इसलिए अब हम आपको ये पढ़ाएंगे सोशियोलॉजी चैप्टर वाइज। कहने का मतलब है इसमें चैप्टर वाइज ना होते, मतलब कहने का सोशियोलॉजी के कुछ टर्म होंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा केवल सोशोलॉजी से यानी कि जो समाजशास्त्र से रिलेटेड है आपके मुख्य सेवा के सिलेबस में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु देखो जो पढ़ना है आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ना, स्पीड नहीं पढ़ना चाहे जो भी हो। किसी वस्तु समाज संस्था के स्वरूप और क्रियाओं में हुआ बदलाव कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। अगर कोई समाज में कुछ चीज़ हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे आविष्कार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे हम परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाज का स्वरूप कैसा है। जो हमारा समाज है इसका स्वरूप कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है सतत प्रगतिशील, बिल्कुल सही है। बी है सदैव स्थिर, नहीं। सी हमारा है गत्यात्मक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समाज का जो स्वरूप है एक गतिशील भी और गत्यात्मक यानी कि गति के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज एक परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक संस्था है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ठीक है, जहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहीं पर इस स्टेटमेंट को फिर लिख लीजिए कि समाज का एक परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक संस्था है। यह कथन जो हमारा दिया था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैकावर एवं पेज ने। सबसे कठिन जानते हो क्या लग रहा है इसमें यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में? वो स्टेटमेंट याद करना ही कठिन लग रहा है। उसका एक ही रामबाण है, केवल आप रिवीजन करिए। डेली 2 रिवीजन करेंगे कथन का तो 30 दिन में 60 स्टेटमेंट आप याद कर लेंगे। तो 60 स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेंगे तो इससे बाहर हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है, नहीं देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किसने कहा है कि मानव बौद्धिक विकास का ही सामाजिक परिवर्तन है? तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो कामटे साहब का था। किसका? कामटे साहब का स्टेटमेंट था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संबंधों का तात्पर्य समाज परिवर्तन से माना जाता है। समाज परिवर्तन से माना जाता है तो क्या हो गया? समाज में जो परिवर्तन होता है वही हमारा सामाजिक संबंध का परिवर्तन से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ डॉट डॉट परिवर्तन को भी सामाजिक पृष्ठभूमि में शामिल किया जाता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि में किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का वो हो जाएगा सांस्कृतिक परिवर्तन को। यानी कि सामाजिक परिवर्तन होगा ही होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन को एक डॉट डॉट अवधारणा माना जाता है। इसका तात्पर्य परिवर्तन अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तटस्थ हो जाएगा। क्या? तटस्थ अवधारणा माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर, अगर देखो आप अगर तटस्थ रहेंगे तो ना तो आप बुरे की तरफ जाएंगे ना ही अच्छे की तरफ जाएंगे। अगर झगड़ा होता है तो आप जीतने वाली तरफ नहीं होते हैं ना हारने वाली तरफ होते हैं, यानी कि बीच में खड़े होते हैं, इसका मतलब तटस्थ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक कथन असत्य है? यानी कि कौन सा कथन आपको गलत लगता है? सामाजिक परिवर्तन अस्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। या समान गति से होता है, या समान गति से नहीं होता है, ठीक है। या सार्वभौमिक घटना, बिल्कुल सही। या जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह समान गति से होता है, समान गति नहीं होती भाई, हमने बताया था ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक, कभी कम कभी ज़्यादा परिवर्तन होता है लेकिन कभी भी एक स्तर पे नहीं होता है, मतलब एक ही समान गति से नहीं होता। कभी गति जो हमारी तेज होती है कभी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार का परिवर्तन माना गया है? यानी सामाजिक परिवर्तन है उसे हम किस प्रकार की परिवर्तन माना है? उसे हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्या होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो 9 का हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन हमारा सामाजिक परिवर्तन का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, विकास का संबंध
परिवर्तन से माना जाता है, ये नकारात्मक या सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? सब परेशान हैं कथन स्टेटमेंट को लेकर। तो भाई इसका एक ही सलूशन है, आप सारे स्टेटमेंट को एक जगह लिखें और उसको डेली रिवीजन करें, देखना ऑटोमेटिक चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका कह रहा है, यह जो हमारा स्टेटमेंट था यह हमारा स्पेंसर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पेंसर साहब का था। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन चक्रवातीय व रेखीय होती है। ठीक है, उपरोक्त कथन में इसमें क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन चक्रवर्तीय व रेखीय होता है। 11 ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक कारक यानी भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण है, ये भी सही है। कोविड-19 से सामाजिक परिवर्तन पर कोई कहाँ पढ़ा भाई, आधी आदमी जनता बहुत कहाँ, कोविड की वजह से लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए, उनकी आय घट गई, सामाजिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, आपके समाज में पहले लोग 10 लोग थे, कोविड की वजह से 2 मर गए, कम हो गए, क्या सामाजिक परिवर्तन हो गया? तो कहा है सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, गलत भाई पढ़ा था कोविड की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसकी पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अधर्म भी बिल्कुल सही है, आस्थाएं ये भी होती हैं, प्रचलित रूढ़ियाँ विश्वास ये भी होती हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? धर्म हो गई, संस्थाएं होंगी, रीति रिवाज हो गई, रूढ़िवादिता हो गई, ये हमारे सब धार्मिक कारकों के शामिल होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारण कैसे उत्तरदायी होते हैं? जो हमारी आर्थिक कारण होते हैं वो कैसे उत्तरदायी होते हैं? औद्योगिक निर्माण से रोजगार में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही है। आर्थिक उन्नति से रहन सहन में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास पैसा होगा तो अच्छे से घर में रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो झोपड़ी झुप्पड़ में रहेंगे। तो क्या हुआ, पैसे की स्थिति पे आपका रहन सहन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की और प्रवास में, यानी कि लोग पैसे के छत्र में लोग पैसों के चक्कर में गांव अपना छोड़ रहे हैं, पैसा कमाने शहर की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की क्षेत्र प्रवास में वृद्धि। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी फैक्टर हमारे काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहलाती है। मैंने जनसंख्या विस्फोट वाला टॉपिक पढ़ाया तो वहाँ से बताया था कि पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में जब एकदम से हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है वहाँ पर हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। और एक कारण बताया था कि जो जन्म दर होगी वो बढ़ जाएगी और मृत्यु दर जो होगी वो कम हो जाएगी, वही हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका 14 का ऑप्शन हम उच्च दर तथा ये नहीं होगा, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ये हमारा सही है। निम्न जन्म दर ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे जन्म ज़्यादा लेंगे और मृत्यु कम होगी वहाँ पर हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि सामाजिक परिवर्तन के किस कारक के तहत आते हैं? किस कारक के तहत आते हैं? वो हमारा प्रौद्योगिकी कारक होता है, यानी कि जैसे प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको मुख्य सेवका का जब एग्ज़ाम देने जाना है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। यहाँ कहा गया है श्रम विभाजन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि सामाजिक परिवर्तन के किस कारक के तहत आता है? यानी कि श्रम विभाजन, औद्योगिकरण, उत्पादकता में वृद्धि, ये हमारा किस कारक भाई? श्रम विभाजन क्या हुआ, मान लो पहले यहाँ पर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है पहले एक गड्ढा एक आदमी दिन भर खोदता था, लेकिन हमारे समाज में परिवर्तन हुआ, जेसीबी मशीन आई, यंत्र आए, तो उससे हुआ क्या, एक गड्ढा जो दिन भर आदमी खोदता था उसे 2 मिनट में खोद देती है हमारी जेसीबी मशीन। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ। तो वहाँ पर श्रम यानी आदमी श्रम कर रहा था तो श्रम विभाजन और उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी कि काम हमारा जल्दी हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, यानी कि प्रौद्योगिकी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपको क्वेश्चन इसी तरह पढ़ना है, जल्दबाजी करेंगे तो आप गलत कर जाएंगे, मैं श्योरिटी कर सकता हूँ, क्योंकि सोशोलॉजी बहुत टफ है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं है पूछा है, प्रकार नहीं है तो प्रगति बिल्कुल प्रकार है, क्रांति होती बिल्कुल प्रकार है, अनुकूलन भी प्रकार की, उदारीकरण नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्रांति कैसे होती है, जैसे हमारे देश में पहले दूध क्रांति आई, ठीक है, हरित क्रांति आई, तो क्या हुआ, समाज में परिवर्तन देखने को मिला। क्रांति की वजह से भी समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले लोग भूखे मर जाते थे, लेकिन हमारे देश में हरित क्रांति आई, सामाजिक परिवर्तन हुआ, खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई, तो क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। तो यहाँ पर नहीं पूछा तो हमारा उदारीकरण हो जाएगा, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में प्रक्रिया का संबंध किससे है? किससे है? किससे है?
तो देखिए निरंतर प्रगतिशील से बिल्कुल सही है, निश्चित क्रम में परिवर्तन ये भी सही है, आधुनिकीकरण का प्रतीक यानी कि पहले लोग आधुनिकीकरण प्रतीक मतलब ये तीनों हमारे पहली बात तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आधुनिकीकरण का प्रतीक कहने का मतलब है पहले आप के पास बैलगाड़ी होती थी, उससे यात्रा करते थे, लेकिन अब क्या है आप दिल्ली में बैठकर मुंबई जा सकते हैं केवल 2-3 घंटे में महज। तो क्या हुआ, आधुनिकीकरण का प्रतीक होती है हमारा सामाजिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है सरलता से जटिलता की ओर जाना कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उद्विकास हो रहा है, यानी कि उद्विकास परिवर्तन हो रहा है। सरलता से जटिलता की ओर जा रहे हैं, उसका मतलब होता है उद्विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्विकास में किसी वस्तु के किस भाग में गुणात्मक परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। देखो जो हमारा उद्विकास होता है उसके आंतरिक भाग में गुणात्मक परिवार देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आंतरिक भाग में, किसमें? आंतरिक भाग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, उद्विकास परिवर्तन की एक दशा है जिसमें बदलते हुए पदार्थ की अनेक दशाएं प्रकट होती हैं। यह किसका कथन था? यह कथन यह स्टेटमेंट किसका था? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर आप सारे स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्लीज़ उसको वहीं पर फिर लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को, क्योंकि आप जब चीज़ें एक जगह लिखेंगे तो आसान होगा। मैंने आपसे एक बार हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 52 94 77 19, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन्होंने भी अपने कॉपी में स्टेटमेंट, कथन, प्रतिपादन, सिद्धांत कहीं भी एक पेज पर लिखा है तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट करें प्लीज़, ठीक है, अगर किसी ने भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रगति का डॉट डॉट परिवर्तन, यानी प्रगति डॉट डॉट परिवर्तन है, किसका परिवर्तन है? तो ये हमारा इच्छित परिवर्तन होता है, यानी कि अगर हम चाहेंगे तभी हमारा प्रगति होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छित परिवर्तन होता है, नहीं हमारी इच्छा के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है विकास के मापदंड के अंतर्गत हाब हाउस ने किसे शामिल नहीं किया है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, किसे शामिल नहीं किया? वो हमारे देखो शामिल क्या किए थे, वो स्वतंत्रता भी शामिल किए थे, कार्यक्षमता भी शामिल किए थे, मात्रा में वृद्धि शामिल की, लेकिन उत्पादकता फैक्टर उनके कारक में शामिल नहीं था हाब हाउस के। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 23 का सॉरी जो 22 का पार्ट हो जाएगा और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, डी हमारा शामिल नहीं था। नेक्स्ट है समाज स्तर पर अनुकूलन का तात्पर्य होता है। अनुकूलन, अनुकूलन का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो देखो अनुकूलन जब होगा जब चीज़ें समायोजित रूप से होंगी, सात्वीकरण होना है कि उसको हम अंदर आत्मसात करेंगे, अभियोजन होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे सारे फैक्टर होते हैं जो समाज स्तर में एक अनुकूलन का काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रांति का तात्पर्य होता है। क्रांति, क्रांति मैंने बताया ना, श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, या कोई भी क्रांति हो, चाहे हमारे से स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, तो क्या हुआ उसमें लोग परेशान हो गए थे अंग्रेजों से, सोचते थे कि हम क्रांति लाएंगे, कुछ परिवर्तन होगा, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, हमारी जो दशा है वो सही हो जाएगी। क्रांति तभी होती है जब हमारे समाज में किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो, तो उसका विरोध में क्रांति होती है। तो देखो ये क्रांति का तात्पर्य किससे होता है? क्रांति का जो तात्पर्य है वो होता है बहुत जल्दी बदल जाती है। क्रांति जो होती है एकदम चिंगारी की से आग से काम करती है, वो बहुत जल्दी तीव्र गति से परिवर्तन लाती है। क्रांति बहुत तीव्र गति से परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर क्रांति का जो मतलब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र बदलाव, यानी क्रांति जो होती है उसमें बहुत तेजी से आग की तरह फैल कर बदलाव लाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी वस्तु में परिणात्मक परिवर्तन कहलाता है। किसी भी वस्तु में परिणात्मक परिवर्तन कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वृद्धि बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सब प्रथम किसने किया था? मैंने बहुत बार आपको बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन बताया है। ई राव साहब, ई राव साहब, इनकी जो पुस्तक थी वो हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। इनकी जो पुस्तक थी वो सोशल कंट्रोल थी सॉरी, इनकी जो पुस्तक का नाम था वो सोशल कंट्रोल था, सामाजिक नियंत्रण। तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, मैंने क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं, कौन से निभाते हैं? तो जो सामाजिक नियंत्रण होते हैं उसमें हमारी रीति रिवाज भी होते हैं, रूढ़वादा भी होती है, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, मान्यताएं होती, कानूनी होती हैं, और तमाम प्रकार की हमारे सामाजिक नियंत्रण के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जर्मन नैतिकता बिल्कुल सही है, रीति रिवाज बिल्कुल सही है, आस्था। अच्छा रीति रिवाज कैसे है? देखो हमारे घर में अगर कोई नई बहू आती है तो सामाजिक नियंत्रण के तहत कहा जाता है कि अपने बड़े के सामने घूंघट ना निकाले। क्या घूंघट निकाले कि ना हटाए, पता नहीं क्या बोलते हैं, घूंघट लगा के आए, ठीक है। तो वो एक प्रकार का नियंत्रण का काम है, घर का रीति रिवाज है, ये लोग ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे सभी नियंत्रण का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल किसकी रचना है? मैंने अभी बताया,
अभी मैंने बताया था 28 का सी पार्ट हो जाएगा। सोशल कंट्रोल जो बुक थी ये हमारे ई रॉस साहब की थी। ये क्वेश्चन में बुक छप सकती है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ई रॉस, हमारे सोशल कंट्रोल जो बुक्स तक थी उसके राइटर थे। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारे सामाजिक नियंत्रण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करना। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गिलिन तथा गिलिन ने सामाजिक नियंत्रण के किन साधनों की व्यवस्था की है? किन साधनों की व्यवस्था की है? तो सुझाव, प्रतिरोध, उत्पीड़न और बल प्रयोग की जो व्यवस्था है उसको बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुझाव, प्रतिरोध, उत्पीड़न, बल प्रयोग। नेक्स्ट है समाज नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में समानता लाना, गरीबी अमीरी के अंतर जो है उसको लाना, लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण का यही मतलब होता है, समानता लाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में डांट और गतिशीलता लाना है। और गतिशीलता लाना है इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा। जब हमारे समाज में एकता होगी तभी हमारा समाज एक गतिशीलता ला सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में विभाजित किया है। ये भाग हैं, ये भाग क्या कहलाते हैं? ये हमारे सत्तावादी और लोकतांत्रिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी डांट पर जोर दिया जाता है। तो जो 34 क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा होगा बातचीत, वार्तालाप, यानी कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्तावादी नियंत्रण में सहारा लिया जाता है। किस चीज़ का सहारा लिया जाता है सत्तावादी में? तो देखो, अगर कोई सत्तावादी है, अभी आप सोच लीजिए आपके समाज में कोई पावरफुल आदमी आपकी सोसाइटी में रह रहा है, तो किसी को भी धमकी देता है, किसी के ऊपर अपना फोर्स लगाकर उसको उत्पीड़ित कर सकता है, उसको शोषित कर सकता है। तो कहने मतलब है समाज सत्तावादी नियंत्रण में मतलब है, अगर पहले राजा जो होते थे वो सत्ताधीश होते थे, राजा सत्ता के अधीन वो अपनी प्रजा को किसी भी तरह से, किसी भी तरह का धमकी या बल का प्रयोग करके सता सकते थे, यानी उस पर अपना फोर्स लगाकर उसको धमका सकते थे। तो यहाँ पर सत्तावादी मतलब है बल लगाकर और धमकी देकर किसी चीज़ को हम करवा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए व बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है क्योंकि यह ऐसा एक सामाजिक नियंत्रण में होता है। कहने मतलब जो 36 को आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा वो होगा नकारात्मक नियंत्रण है, यानी कि दंड दे रहे हैं तो आप नकारात्मक काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस अपराधी को दंड की मात्रा पर निर्भर करती है? दंड की मात्रा निर्भर करती है, यानी कि मान लो अगर कोई अपराध आप संगीन किए हैं तो अगर अगर आप जितना संगीन अपराध किएंगे उतना ही आपका खतरनाक दंड होगा। तो किस अपराधी को दंड की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि अपराध की गंभीरता पर। आपने मर्डर किया है तो आपको जेल होगी, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो आपको उसका दंड अलग है, यानी कि दंड के आपने कौन सा क्राइम किया है उस हिसाब से आपको दंड मिलेगा। तो अपराध की गंभीरता आंसर हो जाएगा, यानी आपने कौन सा अपराध किया है उसी हिसाब से आपको दंड मिलेगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, संगठित नियंत्रण का तात्पर्य है, यानी जो संगठित नियंत्रण होता है उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य क्या होता है? उसका तात्पर्य होता है कि आप पूर्ण नियंत्रण हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो मैं बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करके भी निकलवा कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक एवं नियम किसके अंतर्गत आते हैं? सांस्कृतिक एवं नियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे असंगठित नियंत्रण के आते हैं। किसके? असंगठित नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द संगठित नियंत्रण वही होते हैं, जैसे हमारा धर्म होगा, कानून हो गया, राज्य हो गया, ये हमारे संगठित होते हैं। असंगठित मतलब हो गया जैसे हमारे धर्म रूढ़िवादिता हो गई, रीति रिवाज हो गए, धार्मिक मान्यताएं हो गई, ये हमारी असंगठित होते हैं। नेक्स्ट है परंपराओं की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? परंपराओं की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? तो हमारे जो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारी परंपराएं आती हैं उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति के सामाजिक कार्य में सहायता मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामाजिक विविधता हेतु समाज के सदस्यों को उनकी भावनाओं में डांट दोनों आवश्यक हैं। किसमें आवश्यक हैं? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी एक समानता में दोनों आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर।
नेक्स्ट आंसर है सामाजिक नियंत्रण द्वारा डांट डांट को स्वीकार करने हेतु विवश किया जाता है। किससे विवश किया जाता है? वो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनमें हम बंधे होते हैं, उन्हीं से हमारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस समाज में व्यक्तियों के मध्य डांट डांट नहीं होता संगठन समाप्त हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा समानता नहीं होगी तो संगठन समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सोशोलॉजी के सारे हैं, आपके जो एग्जाम में पूछा जाना है टोटल उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, इसलिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपका मेडिकल आसानी से निकल जाएगा, यानी कि मेडिकल जो पोर्शन हमारा यूपी ट्रिपल एससी मुक्सेब का सिलेबस में वो आपका आसानी से हो जाएगा। सबसे जो टफ लग रहा है वो सोशोलॉजी ही टफ लग रही है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? किसे स्वीकार किया गया है? वो हमारा कानून होगा, मित्र होगा, कानून नैतिकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको चाहे सही लगना हो चाहे गलत लगना हो, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर जरूर करना है। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के लिए उचित नेतृत्व एवं प्रासंगिक साधन है। क्या साधन है? 47 का जो पार्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नेता एवं नेतृत्व जो होता है यही हमारा प्रासंगिक साधन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षित समाज में प्रथाओं का प्रभाव डांट डांट होता है। प्रथाओं का प्रभाव डांट डांट होता है, ये हमारा प्रभाव जो होते हैं वो कम होता है शिक्षित समाज में। यानी प्रथाएं क्या होती हैं? रीति रिवाज मानता है कि घूंघट ओढ़ के जाओ, ये है वो दुनिया भर की। तो जो लोग शिक्षित होंगे वहाँ पर ये रीति रिवाज काम नहीं करते। मुंबई में चले जाइए, चाहे बहुरिया आई हो चाहे जो भी बैठा हो, सामने ऐसे पहले जीन्स पहन के आ जाती है। लेकिन वहाँ क्या है, लोग साक्षर हैं तो जानते हैं। गांव में कम होता है सब, क्योंकि वहाँ लोग साक्षर ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए अगर शिक्षित समाज में प्रथाओं का प्रभाव कम होगा, जो प्रथाएं होंगी वहाँ कम होगा, ज़्यादा होंगे और रीति रिवाज को कम मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नैतिकता के सिद्धांतों पर पालन इसलिए नहीं किया जाता कि वे डांट डांट पर निर्भीत आधारित होते हैं। तो किस पे आधारित होते हैं? वो हमारे परंपरागत पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना डांट डांट कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? वो हमारा सामाजिक नियंत्रण का कर्तव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।